Dissolution of partnership according to section 39 of Indian Partnership Act 1932 डिफाइन किया गया है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा ये ध्यान में रखना आप लोग कि सेक्शन को कोट करते हुए अगर आप डेफिनेशन देते हो ना पेपर में तो उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। केवल डेफिनेशन देखकर ही क्या लिखा है डेफिनेशन के अंदर वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, लेकिन सेक्शन के अकॉर्डिंग कोट करते हुए आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखना है इस बात को। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 of Indian Partnership Act quoted that dissolution of partnership firm means that the firm closed down its business and come to the end। के अंदर नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये सेकंड नेम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये सेकंड नेम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है और साथ में फर्म के अंदर जो पार्टनर है उनकी जो पार्टनरशिप डीड है वो भी डिसॉल्व हो जाती है। There are two ways of the dissolution of partnership firm. We can divide it in two parts without the intervention of court। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे, आप अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ मिलेंगे, लेकिन सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। ये थोड़ा सा बुक से चेंज है, तो आप लोग जो है ना स्लाइड से जब आप नोट बनाओगे तो इन सेक्शन को आप जरूर डालना। पेपर में मैक्सिमम जितना लिख पाओ सेक्शंस को तो अच्छा रहता है। यहाँ पर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में फर्स्ट व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, सभी पार्टनर एग्री हो जाए कि हमें फर्म डिसॉल्व करनी है तो सेक्शन 40 में वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन अगर सभी पार्टनर या एक को छोड़कर बाकी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो उस कंडीशन में भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। एंड देन व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, अनलॉफुल हो जाए ऑब्जेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम स्मगलिंग करना शुरू कर दें, हमारा बिजनेस किस तरह का हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ऑन द हैंडलिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। सेक्शन 42 ये एक्सप्लेन करती है कौन कौन से इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इसमें भी आ गया है बेटा, किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट होने पर भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच द फर्म वाज परफॉर्म, जो ऑब्जेक्ट फर्म ने बनाया था वो ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तब भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा है अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने फर्म क्रिएट की है कि 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के लिए, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी कंप्लीट होने पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो ये इंसिडेंट बेसिस पर सेक्शन 42 एक्सप्लेन करता है कि ये 3 कंडीशन में फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फोर्थ था व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एट इट इज एट बिल, अगर टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा है कि फर्म डिसॉल्व कब होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बिल में है, मतलब ये उनकी डीड में है कि फर्म डिसॉल्व कभी भी हो सकती है। तो एनी पार्टनर बाय फिक्सिंग नोटिस टू अदर पार्टनर, एक पार्टनर अदर पार्टनर्स को ये नोटिस देगा कि फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो कंसल्ट बेसिस पर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। जो पॉइंट था वो मीटिंग में ही सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नोटिस के थ्रू पार्टनर अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं। सेक्शन 43 और 40 में ये डिफरेंस है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अब कोर्ट कब अपना ऑर्डर देगा बेटा, जब कोई भी पर्सन या तो बिजनेस में पार्टनर हो या बिजनेस से बाहर कोई अदर पार्टी हो, वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट में पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई फाइल शूट करती है, तो उस कंडीशन में फर्म डिसॉल्व हो जाती है अगर कोर्ट डिसीजन देता है तो। अब कोर्ट किन किन कंडीशन में डिसीजन दे सकता है, द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टनर ऑर्डर टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं बेटा, नंबर ए व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए। बी पॉइंट व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और मे हार्म टू द पार्टनरशिप, किसी पार्टनर के राइट का वॉयलेशन अगर होता है ना तो वो कोर्ट में जाता है, तो इस बी पॉइंट के थ्रू भी वो फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। पॉइंट नंबर सी,
व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर। ठीक है, एक पार्टनर को छोड़ के बाकी के सभी पार्टनर या उनमें से कोई एक पार्टनर फर्म कोर्ट में ये कहे कि भाई जो ड्यूटीज दी हुई है उनके लिए वो ड्यूटीज वो इस सिचुएशन में पूरा नहीं कर सकते। कि एक न्यूज़ चल रही थी कि जितने भी जो रेस्टोरेंट आजकल जो है कोविड कंडीशन में शट डाउन पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर वो रेंट पे उन्होंने बिल्डिंग ली हुई है तो ऐसे एरियाज में वो अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे, कम नहीं कर पा रहे, तो वो फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके बोलेंगे कि हम अपने हमारी जो ड्यूटीज थी वो हम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फर्म को आप डिसॉल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल शट डाउन करके चले जाएंगे, क्योंकि उसके साथ जो एम्प्लॉई है ना वो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो एम्प्लॉयज को भी कंसर्न में लेना पड़ेगा। अगर कोर्ट डिसीजन देता है कि हाँ भाई फर्म को डिसॉल्व करना है, तो इसका एम्प्लॉई है ना, वो जो भी कंपनसेशन मिलेगा कोर्ट के थ्रू वो कोर्ट सेटलमेंट उसका करेगा। देन पॉइंट नंबर ई, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज ट्रांसफर टू होल ऑफ हिज इंटरेस्ट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। मैंने आपको बताया था ए पार्टनर कैन नॉट बी ट्रांसफर देयर राइट टू अदर पर्सन। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई पार्टनर इस तरह का बिहेव कर देता है, अपने राइट से थर्ड पार्टी को दे देता है, तो उस कंडीशन में फर्म डिसॉल्व हो सकती है। Then the court is satisfied the right cannot be carry on except at a loss। ये हो सकता है कोई इस तरह की सिचुएशन के आ जाए कि फर्म आगे नहीं चलाना पॉसिबल हो, तो भी फर्म डिसॉल्व कोर्ट पार्टी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। पॉइंट नंबर जी, when a court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to the some other reason। कोर्ट ये देखता है कि भाई इस फर्म का क्लोज डाउन हो जाए तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट पिटीशन के आधार पे ही फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। इससे रिलेटेड बेटा मैंने आपको ये डिफरेंशिएशन बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वी हैव डिस्कस्ड 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वो डिफरेंसेस पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको आप जरूर नोट डाउन करें अपनी कॉपी पर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसोल्यूशन की सिचुएशन पर हम 4 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। फर्स्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड मेंटेन करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड मेंटेन होता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ इज कैश एंड बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं बेटा। नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, इज द नेचर ऑफ नॉमिनल एंड देन what are the objective of realization account? To ascertain the profit or loss, realization of assets and payment of outside liability। ये इसका ऑब्जेक्ट है। जो ब्लू में मैंने दिखाया ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो नेचर पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन, और नेक्स्ट पूछा जाता है व्हाई वी आर प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपके ये मैंने ब्लू पॉइंट जो दिया हुआ है सेकंड वाला, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्यों बनाया जाता है इसके पीछे ये है। तो देन दिस अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस किए जाते हैं। इसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एज यूजुअल जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते थे सेम वही है, उसी तरह से हमें करना है। दिस अकाउंट प्रिपेयर ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्म। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है रियल अकाउंट उस तरह का अकाउंट है जो लाइफ में एक बार ही फर्म बनाती है। कब बनाएगी? जब फर्म का डिसॉल्व होगा, ठीक है, फर्म खत्म होगी उस समय ये अकाउंट बनाती है केवल। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है और फर्म के अंदर ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्या होता है कि जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं उसे एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं वो एक जगह इकट्ठी कर ली, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हमने लिख ली सन्ड्री एसेट्स के नाम से। लेकिन इसमें ये एसेट छोड़ देंगे क्योंकि इसके अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या फिर
हम इनके बैलेंस जो है ना वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उन चीजों को हम छोड़ देंगे। कौन कौन चीजें देखो, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स। कैश और बैंक का अलग से सेपरेट अकाउंट बनता है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स जो भी हैं, एक्यूमुलेट लॉसेस है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये सभी का या तो अकाउंट बनता है जैसे पार्टनर लोन अकाउंट, और ये सब चीजें फिक्टिशियस एसेट्स, एक्यूमुलेट लॉसेस है ना, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, करंट अकाउंट, ये सभी जो है ना ये कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देंगे। बाकी की जितनी भी एसेट्स हैं सबको डेबिट साइड में आपको लिखना है। उसी तरह से लायबिलिटी देखेंगे, लायबिलिटीज सीआर साइड में हमने यहाँ लिख ली कौन कौन सी लायबिलिटी, सन्डी लायबिलिटी, लेकिन कुछ लायबिलिटी को छोड़ देते हैं, जो इंटरनल लायबिलिटी होती है उन्हें छोड़ देते हैं। कौन सी इंटरनल लायबिलिटीज होती है बेटा, जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है क्योंकि इसका कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, लोन अकाउंट है पार्टनर का उसका अकाउंट अलग बनता है इसलिए छोड़ देंगे इसको। रिजर्व, एक्यूमुलेट प्रॉफिट वगैरह ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही पार्ट हैं क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इसलिए उन सबको छोड़ देंगे। तो दो चीजें हमने कर ली, एसेट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और लायबिलिटी जितनी फर्म की है वो राइट हैंड साइड पे लिख ली। अब क्या करना है, लायबिलिटी के अगेंस्ट जो भी प्रोविजन है वो डीआर में आएगा इधर, टू प्रोविजन फॉर एनी लायबिलिटी, और एसेट्स के अगेंस्ट जो भी प्रोविजन है वो सीआर में लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन जैसे प्रोविजन बैड डेट है सीआर में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है ये भी सीआर में लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हमें एसेट्स को सेल करना है, सेल करने पर जो भी हमें अमाउंट कलेक्ट होगा ना वो सीआर में आएगा, यहाँ पर सीआर बाय कैश अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर कोई एसेट्स किसी पार्टनर ने ले ली है तो उस पार्टनर के नाम से आएगा, लास्ट में देखो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो सकता है कोई पार्टनर कहे कि भाई इस एसेट्स को मुझे दे दीजिए आप, तो इस पार्टनर के ना कैपिटल अकाउंट के नेम से आपको लिखना है। कुछ एसेट्स अनसोल्ड मतलब अनरिकॉर्डेड होती हैं जो सेल होती हैं, तो उसका अमाउंट भी बैंक के अंदर ही आपको सीआर साइड में लिखना होता है, बैंक या कैश के नेम से। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने कलेक्ट कर लिया अमाउंट एसेट को सेल करने के बाद। जब अमाउंट हमारे पास आ गया और हमारे पास पुराना बैलेंस और था कैश का, सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे उससे, तो फिर डीआर में आएगा। ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट के नेम से आपको यहाँ लिखना है अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, और कोई भी रिलायंस एक्सपेंसेस हुए हैं, कुछ एक्सपेंसेस हमें एडिशनल करने पड़ते हैं तो वो एक्सपेंसेस बैंक के नाम से भी यहाँ पर आपको लिखना है। अगर कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर की है तो आपको यहाँ पर डेबिट साइड में उस पार्टनर के कैपिटल के नाम से या करंट अकाउंट के नाम से लिखनी होती है। अब क्या करते हैं, टोटल डीआर साइड और सीआर साइड का टोटल कर लेते हैं। सीआर साइड का टोटल अगर डीआर साइड के टोटल से ज्यादा है तो बिजनेस तो फर्म को प्रॉफिट होता है, रिलायंस का प्रॉफिट होता है, और ये पार्टनर में उनके प्रॉफिट से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। उस तरह से अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा है सीआर के टोटल से, तो इधर सीआर साइड में हम लोग यहाँ लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से, और उस लॉस को सभी पार्टनर में उनके प्रॉफिट से रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। According to section 48, 49 and 55 of Partnership Act, specify the mode of settlement of accounts on the dissolution of partnership firm. ये सेक्शन जो दी हुई है ना 48, 49 और 55, इन सेक्शंस में फर्म को जब डिसॉल्व हम करते हैं तो किस तरह से हम अकाउंट का सेटलमेंट करते हैं, इसके रिलेटेड ये सेक्शंस हैं। तो ये सेक्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ एंट्रीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट आपको दी हुई रहेगी, तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स भी दे रखी होंगी और लायबिलिटी भी दे रखी होंगी। तो सबसे पहले हम एसेट साइड देखेंगे कि जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, और कुछ मैंने और बताए थे आपको, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, फिक्टिशियस एसेट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी जो हैं और इसमें एक्सेप्ट में आ जाएंगी, आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एट बुक वैल्यू, एग्जिस्ट ए प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट such as the provision for bad and doubtful debt or provision for depreciation etc. They should be transferred to the realization account as its gross figure, and such provision should be transferred to credit side of realization account. क्लियर, यहाँ नोट में क्लियर है, कोई पूछा तो नहीं है क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स।
मैंने आपको बताया कि प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स भी रिलाइजेशन अकाउंट में शो होते हैं, so that provision against assets such as provision for depreciation or provision for bad debt, doubtful debt, etc. transferred to realization account by the passing a separate entry. So entry will be provision for bad debt account debit, provision for depreciation account debit, investment fluctuating account debit, machinery replacement reserve account debit to realization account. ये सभी जो प्रोविजंस हैं या फंड्स हैं वो एसेट्स के अगेंस्ट फंड हैं, इसलिए हमें ये डेबिट करना है, रिलायंस के सीआर में जाना है। तो बीइंग प्रोविजन एंड रिजर्व अगेंस्ट एसेट ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट, ये सेकंड एंट्री हो जाती है बेटा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 फॉर क्लोजिंग लायबिलिटी अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो एंट्री होती है हमारी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। देखिए रिलायंस अकाउंट के फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। तो रिलायंस अकाउंट के जब डीआर में आ रहा है तो वो एंट्री में रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा, और अगर रिलायंस अकाउंट के सीआर में जो चीजें आ रही हैं वहां पर रिलायंस अकाउंट को हमें सीआर करना है। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि सन्ड्री एसेट रिलायंस के सीआर में हम लोग लिखते हैं, इसलिए रिलायंस को सीआर करना है। तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। कुछ नोट हैं, इसको ध्यान रखना है। ओनली दोज लायबिलिटी विच रिलेटेड टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट if noting is mentioned in the question about the payment of outside liability. It is assumed that these are paid in full. क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अगर जो भी लायबिलिटी के बारे में पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है उनका तो पेमेंट करना ही है, लेकिन कुछ लायबिलिटी ऐसी होती हैं जिनका क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा होता कि उनका पेमेंट करना है या नहीं करना है, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि वो लायबिलिटी को भी पेमेंट करना है फुल वैल्यू पर। जैसे मान लो बिल्स पेबल कह रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और हमने वो सीआर साइड में रियलाइजेशन में दिखा रखा है, नीचे कहीं नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर कि बिल्स पेबल का हमने पेमेंट किया, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बिल्स पेबल जितनी वैल्यू का है वो पूरा पेमेंट हमने कर दिया है। तो उस कंडीशन में रियलाइजेशन के डीआर साइड में लिखेंगे, जब आगे एमपी करेंगे तो वहां समझेंगे इस चीज को। और तो पॉइंट नंबर 2, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट आर प्रिपेयर एंड पे ऑफ सेपरेटली। अलग से अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रियलाइजेशन में इसको शो नहीं करते। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड आल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। These accounts are not transferred to realization account. These accounts are transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. ये इंफॉर्मेशन इसलिए मैं 1 by 1 पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, ये आपकी बुक में नहीं दे रखी होंगी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए ये रखी है, समझना है आपको और अपनी कॉपी पे भी नोट करना है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दे रखी होंगी, तो इनका क्या करना है ये 1 by 1 मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली इन द इन्वेस्टमेंट आर अपीयर इन द एसेट साइड। एसेट साइड में अगर इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड सीआर साइड में आएगा। अदरवाइज अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ और फिर भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ध्यान रखना। अदरवाइज इट विल बी ट्रेडेड टू कैपिटल अकाउंट। Next point, 5th, similarly, joint life fund will also be transferred to realization account only in the joint life is appear in the asset side. Otherwise, it will be created to the capital account. Point number 5. Similarly, joint life policy fund will also transfer to realization account only if the joint life policy is appear on the asset side. Joint life policy अगर asset side में दी हुई है और joint life policy fund लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो इन दिस केस रियलाइजेशन के डीआर साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को शो करना है, जॉइंट लाइफ फंड रियलाइजेशन के सीआर साइड में शो करना है। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का सेम अकाउंटिंग है, क्लियर, सेम ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, व्हाट आर द अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स। ये पॉइंट्स आया था और ये सेम पॉइंट आपका एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर आल्सो नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। These are directly credited to partners capital account in their profit sharing ratio by passing a following entry. These all type revenue reserve such as profit and loss account,
general reserve account, reserve fund account, contingency reserves account, all these reserves are debited to partners capital account और current account. जैसा भी क्वेश्चन में होगा उस तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल में करेंगे, लिक्विड नेचर है तो, अगर फिक्स नेचर है तो करंट अकाउंट में इनको ट्रांसफर करके लेके जाएंगे. नरेशन आपको लिखना है बीइंग बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर. नेक्स्ट, what about the treatment of provident fund? Employee provident fund is a outside liability of the firm towards employee and hence it is transferred to realization account. realization account में आपको CR साइड में ट्रांसफर करना है तो एंट्री यहाँ पर आपको अगर करने को मिलेगी तो एंट्री करोगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और ये हमें पेमेंट भी करना है. अगर क्वेश्चन में कह रखा है तो करेंगे ही, नहीं दे रखा है तब भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा. ये फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में अगर लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो डेबिट साइड में शो करते हैं, तो प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट साइड में आएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड? ये फिर मैंने आपके साथ में ये पॉइंट रखा है क्योंकि कल एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आ रहा था. तो इफ एनी लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज अगेंस्ट एनी फंड है बेटा ये, और रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उनमें से एक है दीज एन अमाउंट इक्वल टू सच लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस. अब यहाँ पर क्या क्या रखा है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है तो ऐसी कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन का उतना ही अमाउंट हमें रियलाइजेशन के सीआर साइड में लेके जाना है जितना की लायबिलिटी है. बैलेंस ऑफ रिजर्व, देखिए आगे क्या क्या रखा है, बैलेंस ऑफ रिजर्व इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग ए फॉलोइंग एंट्री. एंट्री आपको पता ही है किस तरह से करोगे. वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितने की लायबिलिटी अराइज हो रही है उतना अमाउंट आएगा और बैलेंस जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नरेशन है बीइंग लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और बैलेंस ऑफ द फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7. बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स के अगेंस्ट जो फंड थे उनको ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी के अगेंस्ट जो फंड थे उनको ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व्स जो दिए हुए हैं उनको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो बैलेंस शीट के अंदर लगभग सभी चीजों को हमने एडजस्ट कर दिया है. अब इसके बाद क्या है कि फर्दर हमें स्टेप लेना पड़ता है फॉर सेल ऑफ एसेट्स. जो भी एसेट्स हमने कलेक्ट किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में उन एसेट्स को हमें सेल करना होता है. तो in this situation entry number 7 is related for this condition is realization of assets means sale of assets. So entry related to the sale of assets will be point number A when assets are sold for cash. अगर assets हम कैश में सेल कर रहे हैं, कैश हमें रिसीव हो रहा है तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर होकर जाता है क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने एसेट्स को क्लोज कर दिया, एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर दिया. अब जो भी एसेट्स से रिलेटेड या लायबिलिटी से रिलेटेड जनरल एंट्री पास करोगे वहां पर उस एसेट्स या लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, वहां पर केवल रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की सिंगल अकाउंट हमारा ओपन है. तो एंट्री आपको करनी है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जनरली अगर सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री करते तो क्या करते हैं बताइए कोई. अगर मान लो मशीनरी सोल्ड फॉर ₹50,000 तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. यस, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. लेकिन मशीनरी अकाउंट हमने ऑलरेडी पहले क्लोज कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में वो मशीनरी ट्रांसफर कर दी. तो अब जब मशीनरी की प्लेस पर हमें रियलाइजेशन अकाउंट यूज करना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये एंट्री सेपरेट पूछी जाती है बेटा, ये ध्यान में रखना कि इसमें जो है ना एक कंडीशन यूज हो रही है, इससे रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं. पॉइंट नंबर बी व्हेन एसेट्स इज टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर. मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर ले तो फिर हमें उसमें कैश रिसीव नहीं होता, तो उसके पार्टनर्स को के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर, ये तो सिंपल है. पॉइंट नंबर सी इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा, बच्चों को बहुत डाउट इसमें होता है.
ठीक है। देखो एक एक पॉइंट्स ना मैं बड़ी ढूंढ के लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, कि मतलब कलेक्ट करके एक समराइज फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूं। ठीक है, तो मेरे बच्चों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। आप क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट हो, बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर है, आप घर पे रहकर आप स्टडी कर रहे हो, तो क्या मैं हेल्प आपके साथ कर सकता हूँ ये मैं सोचता हूँ। तो पॉइंट नंबर सी आप देखिए कि इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू ए क्रिएटर। अब भाई ऐसे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई यहाँ पर तो सर आपने एसेट्स जो थी वो बेच दी फर्स्ट पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में एसेट्स पार्टनर को दे दी। अब ये भी तो हो सकता है कि एसेट्स किसी लायबिलिटी को दे दी जाए, है ना। तो उस कंडीशन में इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू ए क्रेडिटर इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, the agreed amount of the asset is deducted from the claim of the creditor and the balance is paid to him. No entry is passed for the transfer of asset to the creditor. ये मेन पॉइंट है, आपके क्वेश्चन में देगा कि व्हाट इज द जनरल एंट्री विल बी पास फॉर द ट्रांजैक्शन वन ऑफ द एसेट्स टेकन बाय द क्रेडिटर। तो आपको क्या लिखना है, नो एंट्री विल बी पास इन दिस सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई भी एसेट्स कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है तो कोई एंट्री आप नहीं करोगे। क्लियर? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग हो गई। हम एसेट्स को सेल करते तो वहां पर एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। अब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो वहां पर रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। तो ये आपस में एंट्री क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर कोई लायबिलिटी होल्डर किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है तो वहां पर आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर वो सेटल हो गया आपस में। लेकिन अगर एज्यूम करो कि 10,000 की कोई हमारी एसेट्स है और 15,000 की लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं कि भाई ये लीजिए 10,000 की तो हमारी एसेट्स ले लो ये, और 5,000 रुपये हम आपको और दे रहे हैं। जहाँ पर 10,000 का सेटलमेंट हुआ है एसेट्स के थ्रू, तो वहां की तो कोई एंट्री होगी नहीं। लेकिन बैलेंस जो हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को 5,000 रुपये, उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री क्या होगी, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ये नोट में लिखा हुआ है कुछ, देखिए। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रिलायंस ऑफ एसेट्स के लिए साइलेंट है, मतलब मशीनरी दे दी साहब, और नीचे क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये नहीं कह रखा कि इस मशीन को हमने सेल किया है, कितने रुपए में सेल किया है, कुछ नहीं कह रखा है इससे रिलेटेड। तो ये अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि उस एसेट से कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ, उस एसेट को हमने बेचा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं उससे। तो इट इज एज्यूम दैट एसेट हैड नॉट बी रिलाइज एनी अमाउंट। ठीक है भाई, कोई भी एसेट्स अगर दे रखी है बैलेंस शीट में और नीचे क्वेश्चन के अंदर उस एसेट से कितना अमाउंट सेल होने पर मिला है ये नहीं दे रखा है, तो ये अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि उस एसेट्स के सेल करने पर कुछ भी अमाउंट नहीं मिला, डिस्पोज हो गई टोटली। तो हम लोग रिलायंस अकाउंट के सीआर साइड में बैंक में शो नहीं करेंगे उस अमाउंट को। लेकिन लायबिलिटी के लिए अभी इसमें बेटा ये क्वेश्चन में लायबिलिटी का पेमेंट अगर करना है, जिनके बारे में कह रखा है कि जिन लायबिलिटी का पेमेंट करना है उसका तो करेंगे उस अमाउंट में। लेकिन जिन लायबिलिटी के लिए कुछ नहीं कह रखा, उस लायबिलिटी का भी हमें पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, एंट्री रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो इसमें भी मैंने 2 पॉइंट्स को यूज किया है बेटा। तो देखिए बेटा, एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ये सेम है, दोनों में सेम ट्रीटमेंट है। चाहे रिकॉर्ड में हो, मतलब बैलेंस शीट में दी हुई लायबिलिटी हो या बैलेंस शीट में न दी हुई लायबिलिटी हो, सेम ट्रीटमेंट होता है अगर उसे हम पेमेंट करते हैं तो। व्हेन लायबिलिटी इज पेड इन कैश, तो एंट्री होगी बेटा रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट ने टेक ओवर किया है तो उस कंडीशन में पॉइंट नंबर बी है, देन लायबिलिटी इज टेकन अवे बाय वन ऑफ द पार्टनर, देन एंट्री विल बी रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए नोट में क्या है, इफ एनी लायबिलिटी पेड बाय अदर देन कैश, नो एंट्री विल बी पास। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी एसेट्स को यूज करते हैं लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो कोई एंट्री नहीं पास करनी है। तो ये पॉइंट नंबर 1 ही ये कह रहा है, इफ एनी लायबिलिटी पेड बाय अदर देन कैश
no entry will be passed. Point number B, if the question is silent about the payment of liability, payment of liability के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, it has to be paid out in full, पूरा अमाउंट हमें पे करना है. पॉइंट नंबर 9, एंट्री नंबर 9 रिलेटेड टू रिलाइजेशन एक्सपेंसेस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. एसेट्स को रिलाइज करने पर हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं. तो यहाँ पर पॉइंट नंबर ए देखो, इसके नंबर ए देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म. भाई ये तो सिंपल कंडीशन है, एक्सपेंसेस होंगे फर्म के तो फर्म ही पे करेगी. तो एंट्री क्या करनी है आपको, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है. ये एंट्री होगी. रिलाइजेशन एक्सपेंसेस यूज नहीं करोगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करना ही नहीं है. जो भी सेटलमेंट करना है वो रिलाइजेशन अकाउंट से ही सेटल करना है. तो एंट्री होगी बेटा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. पॉइंट नंबर बी, व्हेन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर. ये भी हो सकता है फर्म के एक्सपेंसेस हैं लेकिन कोई पार्टनर बोर्न कर रहा है, तो एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट को कैश के प्लेस पर सीआर करोगे. पॉइंट नंबर सी, व्हेन रिलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय ए पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म. अब ये भी हो सकता है कि पहले से ही किसी पार्टनर ने प्रॉमिस कर दिया फर्म को कि भाई जो भी रिलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो मैं बियर करूंगा. तो पहले से ही पार्टनर ने ये प्रॉमिस किया था, तो वो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर के थे, ठीक है. तो व्हेन रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर के थे बोर्न बाय दी पार्टनर, लेकिन फर्म पे कर रही है. प्रॉमिस किया था पार्टनर ने लेकिन फर्म को पे करना पड़ रहा है, तो पार्टनर की लायबिलिटी फर्म ले रही है. तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको डीआर करना पड़ेगा और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को सीआर करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर डी, व्हेन रिलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर. अब यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई एक पहले पार्टनर ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी लायबिलिटी पे करूंगा, लेकिन दूसरा पार्टनर उस लायबिलिटी को पे कर रहा है. तो एंट्री हमें करनी है क्योंकि फर्म के पास से कैश नहीं गया, वन पार्टनर की लायबिलिटी दूसरा पार्टनर बियर कर रहा है, तो उसकी एक पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे, दूसरे पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. तो ये कैपिटल में से अमाउंट दूसरे पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे. एंट्री यहाँ पर होगी बेटा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. ये मैंने एक पर्सन का नाम ले लिया कि राम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी लेकिन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है मोहन. तो राम की कैपिटल से अमाउंट निकाला, मोहन की कैपिटल में अमाउंट डाला. तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट. बोलो प्रांजू. सर मतलब दोनों के बैंक अकाउंट एक दूसरे को सेटल कर देंगे, इसलिए यहाँ पे बैंक. हाँ बेटा, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना, फर्म के बैंक अकाउंट पर. पार्टनर कैपिटल में से एक का निकाला दूसरे में डाल दिया, वो सेटल कर दिया उनका. नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई देखिए, इन सच एक्सपेंसेस आर टू बी ट्रीटेड एज पार्टनर प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंसेस देन नो एंट्री विल बी पास. अगर क्वेश्चन में क्लियर कह रखा है कि प्राइवेटली किसी पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा, तो फर्म के अकाउंट्स के अंदर कोई एंट्री पास नहीं होगी. क्लियर. पॉइंट नंबर एफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है और आपके फुल क्वेश्चन में आता है. When a fixed amount is given to the partner by the firm towards realization expenses and actual expenses are borne by the partner and paid by the firm. समझिए कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए फर्म ने एक पार्टनर को एक लमसम अमाउंट दे दिया कि लीजिए सर इतना अमाउंट ले लीजिए हमसे. तो और पार्टनर ने ये कहा है कि मैं खुद फर्म की लायबिलिटी पे करूंगा. तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि पार्टनर ने खुद नहीं पे किया, फर्म को पे करना पड़ा है उसकी लायबिलिटी. तो फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन फिक्स अमाउंट इज गिवन टू द पार्टनर. तो जब फिक्स अमाउंट फर्म देगी उसको कि लीजिए भाई 5,000 रुपये, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फर्म की तरफ से एक्सपेंसेस हो गए. अब फर्म फ्री हो गई कि कम हो या ज्यादा हो, ये केवल एक इंडिविजुअल पार्टनर को ही पे करने. लेकिन अब सेकंड पॉइंट पे क्या कह रखा है, व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म. अगर पार्टनर ने वो एक्सपेंसेस पे नहीं किए, 5,000 भी ले लिए, पार्टनर ने वो एक्सपेंसेस पे भी नहीं किए, 6,000 के एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गए, तो 6,000 के एक्सपेंसेस फर्म को पे करने पड़े हैं. इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करना पड़ेगा 6,000 से. नीचे नोट में इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि फर्म पे करेगी.
इट इज एज्यूम दैट द फर्म हैड मेड द रिलायंस एक्सपेंसेस, तो एंट्री होगी रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो हमेशा एंट्री करनी है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर कोई कंडीशन दे रखी है रिलायंस एक्सपेंसेस को पे करने की, तो ये सभी एंट्रीज कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करेंगे और रिलायंस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रिलायंस अकाउंट को क्लोज करने पर आपको प्रॉफिट और लॉस होता है बेटा। तो अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से कम है तो वो प्रॉफिट होगा। देन व्हेन द रिलायंस क्लोज द प्रॉफिट, देन रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हम कर देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो वो हमारे लिए लॉस होता है, तो उस कंडीशन में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। एंड देन 12 पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन अगर फर्म ने ले रखा है तो उस कंडीशन में ये एंट्री होती है, क्योंकि सेपरेट अकाउंट बनाते हैं लोन अकाउंट, तो ये एंट्री करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि एज्यूम करो कि 50,000 का पार्टनर का लोन फर्म ने लिया है पार्टनर से, मिस्टर एक्स है एक पार्टनर, उससे 50,000 का लोन लिया है। अब यहाँ पर अगर 50,000 सेम अमाउंट हम पे कर देते हैं तो ये एंट्री बिल्कुल बनेगी पार्टनर्स एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, 50,000। अब यहाँ पर 50,000 से ज्यादा भी पेमेंट हो सकता है, कम भी पेमेंट हो सकता है। जैसे एज्यूम करो कि पार्टनर का लोन था 50,000, लेकिन फर्म इंटरेस्ट के साथ 52,000 उसको पे कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में ना ये एंट्री थोड़ा सा चेंज होगी बेटा। क्या चेंज होगी? एक्स लोन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 50,000 लिखोगे एंड 2,000 जो एक्सेस आप पे कर रहे हो वहां पर रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो 50,000 आपको लोन में लिखना है, 2,000 रिलायंस में लिखना है और सीआर साइड में 52,000 का पेमेंट। इसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, मान लो 50,000 का लोन था और पार्टनर और फर्म के बीच में सेटलमेंट 48,000 का हो गया, रिलायंस अकाउंट का 2,000 रुपीज का जो बेनिफिट है वो रिलायंस में सीआर साइड में आएगा। यहाँ पर ऐसे बैंक के नाम से नीचे 2 लिखेंगे रिलायंस अकाउंट, तो एंट्री होगी बेटा एक्स लोन अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 48,000 और 2 रिमेनिंग बैलेंस जो आएगा वो रिलायंस अकाउंट 2,000। इस तरह से आपको एंट्री करनी है बेटा। तो डिफरेंस आने पर जो डिफरेंस सीआर या डीआर में आएगा वो रिलायंस अकाउंट में जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13 एंट्री, व्हाट इज द जनरल एंट्री अबाउट द फिक्टिशियस एसेट्स? दोज फिक्टिशियस एसेट्स व्हिच हैव एसेट साइड ऑफ balance sheet, these fictitious assets should be transferred to debit side of partner's capital account. These fictitious assets are deferred revenue expenditure, advertisement suspense account. Fictitious assets such as debit balance of profit and loss account of advertisement suspense account are not transferred to Reliance account. These are directly debited to partners' capital account in their profit sharing ratio by passing the following journal entry. The journal entry will be partners' capital or current account debit to profit and loss account to advertisement suspense account. जो भी fictitious assets या undistributed loss बैलेंस शीट में दी हुई है एसेट साइड, वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट Point 14 is related to partner's loan account. If a partner has given any loan to the firm, his loan will be paid. कब पे करना है? After payment of all the outside liability. बाहर की liability पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास कैश का बैलेंस है उस बैलेंस में से पार्टनर्स का लोन का पेमेंट करेंगे। लेकिन किससे पहले करेंगे भाई? आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के बाद करेंगे, लेकिन बट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू द पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से पहले पार्टनर के लोन का पेमेंट करना है। पहले तो आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, अगर पैसा बचता है पार्टनर्स का लोन का पेमेंट होगा एंड देन फिर पेमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का। तो एंट्री आपको करनी है, ये एंट्री दोबारा से रिपीट होके आ गई। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 15, ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर फर्म को लोन ही दे,
ऐसा भी हो सकता है फर्म पार्टनर को लोन दे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर किसी पार्टनर का लोन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लोन इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड देन अगर किसी पार्टनर का लोन एसेट साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि दी फर्म गिवन ए लोन टू दी पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? If the firm has given a loan to any partner, then such loan account will shown in debit balance and will be appear in the asset side of the balance sheet of the firm. Such loan accounts are settled through partners capital account by passing a journal entry. अलग से पेमेंट नहीं लेना उससे, उसकी कैपिटल अकाउंट में हमें ये डेबिट कर देना, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से एडजस्ट कर देना है। तो क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने अगर पार्टनर से लोन लिया है तो उसका पेमेंट हमें अलग एंट्री करके करना है, लेकिन अगर हमने लोन दिया है किसी पार्टनर को तो कैपिटल से उसके अमाउंट को डायरेक्ट कर लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाएगा बेटा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने रिलायंस अकाउंट को क्लोज किया। उसके बाद सेकंड स्टेप हुआ पार्टनर के लोन अकाउंट को हमने सेटल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का। देन द क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 16। इसमें दो पार्ट हैं बेटा। अब हो सकता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा हो, अब ये भी हो सकता है पार्टनर का डेबिट बैलेंस शो कर रहा हो। तो अगर पहला पॉइंट है रिलेटेड टू डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस कंडीशन में पॉइंट नंबर ए है बेटा, व्हेन ए पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस, देन एंट्री विल बी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बी, व्हेन ए पार्टनर इज पेड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द हिज अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ इस एंट्री को करने के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट अकाउंट का नंबर आता है कैश या बैंक अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करते हैं आप लोग? रिलायंस अकाउंट। दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड पढ़ते हैं आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फोर्थ एंड लास्ट कैश या बैंक अकाउंट। तो ये 17th एंट्री जो है ना वो इसी कैश या बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। This account must be prepared and closed last of all. The total of both the side of the account must be equal. यहाँ पर कोई बैलेंस बचेगा नहीं, ये ध्यान रखना। अगर हमारा लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट का टोटल बोथ साइड इक्वल आ जाता है तो ये एज्यूम हम कर लेते हैं अपनी तरफ से कि हमने जो ऊपर जितने भी अकाउंट प्रिपेयर किए ना सभी करेक्ट हैं। एडमिशन का क्वेश्चन करते थे तो लास्ट की बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ जाती थी बोथ साइड, तो ये माना जाता था कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाने पर दोनों साइड के टोटल इक्वल आ जाते हैं, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो किया है सब कुछ सही किया है। इन दिस वे दिस अकाउंट ऑल्सो हेल्प इन द वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस शीट के अंदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही शो किए होते हैं, तो बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि सर कैश अकाउंट प्रिपेयर करें या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करें या बोथ बना लें, दोनों ही अकाउंट बना लें। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, नोट में वो ये मेंशन है, इफ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन दी बैलेंस शीट, ओनली वन अकाउंट आइदर ओनली कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। लेकिन यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है भाई, कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कौन सा जा रहा है अकाउंट। नीचे क्वेश्चन में क्या रखा होगा कि प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो जब बैंक अकाउंट पूछा है तो बैंक अकाउंट ही बनाना है, लेकिन जब कैश अकाउंट पूछा है तो कैश अकाउंट ही बनाना है, एक अकाउंट बनाना है। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, उसने कह रखा पास प्रिपेयर नेसेस लेजर अकाउंट, तो उस कंडीशन में आप फ्री हैं कि कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट आपको कर रहा हूं कि आप बैंक अकाउंट ही ओपन करें। तो कैश के बैलेंस का क्या होगा भाई, कैश का बैलेंस तो दे रखा होगा ना बैलेंस शीट में, तो ये हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास कैश इन हैंड है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना तो वहां पर बैंक का जो बैलेंस है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आपको लिखना है, एंड जो अपने पास कैश का बैलेंस है वो डिपॉजिट इनटू बैंक करना है। तो उस कंडीशन में नीचे टू कैश अकाउंट आपको लिखना है।
ठीक है, तो दोनों ही बैलेंस आपको बैंक अकाउंट में डीआर साइड में लिखना पड़ेगा। बैंक का बैलेंस कैश इन हैंड के नेम से आ जाएगा और कैश का बैलेंस टू कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख दोगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यस बेटा प्रांजल। सर अगर हम कैश बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो सर रिलेटेड एंट्री जैसे कि सर रियलाइजेशन में पे कर रहे हैं, अगर सर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो सब कैश से करनी पड़ेंगी ना सर? हाँ, कैश से करनी पड़ेंगी। वो वहां पर मैंने जहां भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज आई है रियलाइजेशन में, तो वहां पे कैश भी लिखा है और बैंक भी लिखा है। तो वो कंडीशन है कि कैश अकाउंट अगर ओपन कर रहे हैं तो कैश अकाउंट से एंट्री कीजिए आप, लेकिन बैंक अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये क्या कह रखा नोट में, इफ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन द बैलेंस शीट, ओनली वन अकाउंट आइदर ए कैश अकाउंट और ए बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इफ कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, केवल कैश अकाउंट बना रहे हो तो एन एंट्री इज पास फॉर विथड्रॉइंग ऑफ द बैंक बैलेंस। भाई अगर कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एज्यूम कर लेंगे कि बैंक से हमने पूरा पैसा निकाल लिया, तो विथड्रॉल फ्रॉम बैंक की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। इफ द बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड देन द कैश बैलेंस इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट बना रहे हो तो आपके पास कैश इन हैंड है, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसकी एंट्री अलग से आपको करनी पड़ेगी।